हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहते YouTube चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं आज लेकर आया हूं धातु का निष्कर्षण। यानी मैं कक्षा 10 में जो आपको पढ़ा रहा था धातु और धातु, उसके तहत मैं आगे लेकर आया हूं धातु का निष्कर्षण। यानी अयस्क से धातु का निष्कर्षण किस तरह से होगा उसका वर्णन मैं बताऊंगा। आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे, पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे और अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे होंगे। आइए चलते हैं आपके साथ, हम भी मेहनत करते हैं। कैसे समझते हैं धातु। आज हमारा टॉपिक क्या है? धातुओं का निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। यानी सबसे पहले हमको समझना होगा कि धातु का निष्कर्षण होता कैसे है, ये बात करते हैं। तो आइए चलते हैं, हम कहेंगे सबसे पहले हम समझ लेते हैं धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता। तो आइए चलते हैं, कहेंगे तो आपने देखा हमने क्या बताया, धातुओं का निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। हमें कैसे समझना होगा? हमने आपको पहले बताया था कि आपको समझना होगा पहले खनिज, यानी जितनी भी धातुएं हमें मृदा से यानी भूपर्पटी में जो पृथ्वी होती है उसकी भूपर्पटी में खनिज के रूप में पाई जाती हैं। और उन खनिजों में जिसमें सरलता से अधिक मात्रा में हम धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं उन्हें अयस्क कहते हैं। इसको हमने पहले वीडियो में पढ़ा दिया है, उसको आप विजिट कर लेना ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके कि अयस्क क्या होता है। तो आपने देखा अयस्क यानी धातुएं मुख्यतः दो प्रकार की पाई जाएंगी। एक तो मुक्त अवस्था में, जो मुक्त अवस्था में होती हुई यौगिक नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती हैं? क्योंकि वो कम क्रियाशील होती हैं या अभिक्रिया नहीं करती हैं। और जब अभिक्रिया नहीं करेंगी तो क्या करेंगी? यौगिक नहीं बना पाएंगे, जिससे वो मुक्त अवस्था में मिल जाएंगी। और दूसरी धातुएं होती जो अधिक क्रियाशील होती, यानी बहुत जल्दी ही क्रिया कर लेती हैं। और तीसरा प्रकार आपका होता है मध्यम क्रियाशील धातुएं। मध्यम क्रियाशील का मतलब होता है जो मध्यम आकार से, मतलब ना बहुत अधिक क्रियाशील है ना बहुत कम है, मध्यम आकार की क्रियाशील होती। ये हमने आपको सक्रियता श्रेणी में बताया है। सक्रियता श्रेणी जाकर आप समझ लेना कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है और सक्रियता श्रेणी में किस प्रकार को धातुओं को डिवाइड किया गया है, उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा है, उसे विजिट कर लेना। हम आज चलते हैं कि ये जो तीन प्रकार पाए गए हैं ये किस तरह होते हैं। तो आइए देखते हैं, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि धातुएं मुक्त व यौगिक अवस्थाओं में पाई जाती हैं। यानी मुक्त भी होंगी और यौगिक अवस्थाओं में पाई जाएंगी। यौगिक क्या होगा? अयस्क के रूप में। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं सोना है यानी Au, प्लेटिनम है यानी Pt, Ag यानी सिल्वर आदि, ये जो होती है मुक्त अवस्था में ही प्राप्त हो जाती हैं। इनको हम जब मिट्टी से प्राप्त करेंगे भूपर्पटी से तो सीधे ये सोना या प्लेटिनम के रूप में ही मिल जाती है, इनके साथ कोई यौगिक नहीं होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं। फिर लिखा है किंतु जो धातुएं यौगिक अर्थात अयस्क के रूप में, अभी हमने बताया अयस्क के रूप में जो पाई जाती हैं, उन धातुओं का अयस्क यानी यौगिक से शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। जो उन अयस्क के रूप में पाई जाती हैं उन धातुओं का अयस्क यानी यौगिक से शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। उन धातुओं से जो अयस्क होते हैं उनसे क्या करेंगे? हम शुद्ध धातु को प्राप्त करेंगे। और ये जो शुद्ध धातु हम प्राप्त करते हैं उसी को हम कहते हैं धातु का निष्कर्षण। यानी हमने क्या बताया कि जो अयस्क होते हैं उन अयस्कों से हम जब धातु को प्राप्त करते हैं उसी को कहेंगे निष्कर्षण। जैसे दूध होता है, दूध के द्वारा क्या होता? मथ कर अपकेंद्रण विधि अपनाकर मक्खन निकाला जाता है। उसी प्रकार उस दूध में समाया है, दूध में मक्खन समाया है, उस मक्खन को निकालना क्या होता है?
तो दूध से जो हम मक्खन निकालते हैं वो अपकेंद्रण विधि द्वारा वही होता है, मक्खन उसमें समाया है दूध में। उसी प्रकार धातुओं में जो अयस्क होते हैं, अयस्क में धातु है, उस धातु को निष्कर्षण करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रक्रम अपनाना होगा। उस प्रक्रम को हम कहेंगे धातु का निष्कर्षण। तो हम कैसे इन धातुओं को प्राप्त करेंगे उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हमें सक्रियता श्रेणी के आधार पर यानी धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर लिखा, धातुएं सक्रियता के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, यानी अभिक्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। पहली हमने कौन सी बताई है, अधिक क्रियाशील धातुएं। दूसरी हमने बताई मध्यम क्रियाशील धातुएं। तीसरी हमने बताई कम क्रियाशील धातुएं। यानी 3 प्रकार की धातुएं होती हैं। और ये 3 प्रकार की कौन कौन सी धातुएं होती हैं, इनको कैसे कैसे प्राप्त करेंगे, एक चार्ट के माध्यम से हम समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या समझा कि हमने आपको बताया कि धातुएं कितने प्रकार की होती, अधिक क्रियाशील धातुएं, मतलब हमने सक्रियता के आधार पर बताया 3 प्रकार की, अधिक क्रियाशील धातुएं, मध्यम क्रियाशील धातुएं और तीसरा बताया कम क्रियाशील धातुएं। यानी 3 प्रकार से अब क्रियाशील होती हैं। और कुछ ऐसी होती जो मुक्त अवस्था में ही मिल जाती हैं, जैसे हमने बताया। तो आइए चलते हैं, मुक्त अवस्था में कौन मिल जाती हैं, जैसे Au है, Ag है, प्लेटिनम है, सारी मिल जाती हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं अधिक क्रियाशील धातुएं। तो अधिक क्रियाशील पहली है पोटेशियम, के से होता पोटेशियम, Na से होता सोडियम, Cu होता कॉपर, ये होता है कैल्शियम, और ये होता है Mg यानी मैग्नीशियम, Al होता है एल्युमिनियम। ये अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। और जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं वो डायरेक्ट क्या होती हैं, गलित धातु का विद्युत अपघटन। इनका हम सीधे क्या कर देते हैं, विद्युत अपघटन कर देते हैं और हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। तो आप देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिया, अधिक क्रियाशील धातुएं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। इन एल्युमिनियम जो धातुएं आपकी हैं अधिक क्रियाशील, ये गलित धातु के रूप में इनका विद्युत अपघटन कर देंगे और शुद्ध धातु प्राप्त होगी। इसको हम सारा प्रक्रम आपको बताएंगे। अभी आप चार्ट से समझ लीजिए कि कैसे कैसे क्या होता है। फिर हम चलते हैं मध्यम क्रियाशील धातुएं। मध्यम क्रियाशील ये मतलब ना बहुत अधिक क्रियाशील है ना बहुत कम क्रियाशील है। तो जैसे अगर बात की जाए तो कौन है, आपको मिल जाएगी जिंक, आयरन और Pb यानी लेड। यानी हमें मिल जाएगी जिंक, आयरन और लेड। ये जो होती हैं मध्यम आकार की क्रियाशील धातुएं होती हैं। और ये जो धातुएं जो होती हैं ये मुख्यतः 2 रूप में पाई जाती हैं। 2 रूप में कैसे पाई जाती, या तो ये सल्फाइड बनाएंगी अयस्क और या तो कार्बोनेट अयस्क बनाएंगी। अगर हम बात करना चाहें, जैसे हम इसको कहना चाहें तो हम कहेंगे जिंक CO3। ये जैसे ZnCO3 हमने लिखा तो जिंक कार्बोनेट बन गया, यानी CO3 कार्बोनेट रूप में। सल्फाइड की बात करें तो हमने कहा है, जैसे आपने सुना होगा CuFeH2, ये सल्फाइड के रूप में होती है। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये सल्फाइड के रूप में हो गई, ये कार्बोनेट के रूप में हो गई, ये आपकी कार्बोनेट के रूप में हो गई। तो इस तरह धातुएं होती हैं, इस तरह धातुएं होती हैं। तो ये अगर CO3 है तो कहेंगे कार्बोनेट अयस्क है, और अगर H2 है तो कहेंगे सल्फाइड अयस्क है। यानी अयस्क कितने प्रकार के होंगे, 2। तो हमने अयस्क को भी बता रखा है वीडियो में, उसे बहुत अच्छी तरीके से आप देख लेना। फिर हमने कहा अगर कार्बोनेट्स, ये हम सारा डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ से थोड़ा समझ लीजिए कि कार्बोनेट, अगर कार्बोनेट अयस्क होगा तो उसका करेंगे निस्तापन। क्या करेंगे, निस्तापन। क्यों करेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थित में, मतलब बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थित में भी हो जाता है। और जबकि अगर सल्फाइड अयस्क होगा तो उसका हम करेंगे भर्जन, क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थित में होगा। जब ऑक्सीजन उपस्थित होगी तभी होगा। और जब ये भर्जन या निस्तापन, भर्जन करेंगे या निस्तापन करेंगे, यानी 2 प्रक्रम आएंगे, भर्जन या निस्तापन। तो जब हो जाएगा तो हम करेंगे धातु का ऑक्साइड। यानी जब हम करेंगे निस्तापन या भर्जन, उससे क्या बनेगा, धातु का ऑक्साइड। और ऑक्साइड से फिर क्या प्राप्त हो जाएगा, धातु का हम अपचयन कर देंगे, अपचयन कर देंगे। और जब अपचयन कर देंगे तो हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी, यानी धातु का हम शोधन, यहाँ धातु प्राप्त हो जाएगी, यहाँ हम धातु का शोधन कर देंगे, यानी शुद्ध कर देंगे। तो ये हो गया मध्यम क्रियाशील धातुओं का प्रक्रम। और अगर अब तीसरा हम लेकर चलते हैं कम क्रियाशील धातुएं हैं, तो हम क्या करेंगे, कम क्रियाशील धातुएं देखो आपको कौन मिल जाएंगी, कॉपर है, Ag है, Au है और प्लेटिनम है। या आप कह सकते हैं ये मुक्त अवस्था में भी मिल जाती हैं और कभी कभी ये यौगिक के रूप में भी मिल जाती हैं। जैसे कॉपर है, Ag एक यौगिक के रूप में मिल जाती है। तो यौगिक के रूप में अगर मिलती हैं तो ये हमेशा सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलेंगी। किस रूप में मिलेंगी, जैसे हमने यही लिखा है, सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलेगी। और सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलेंगी तो सल्फाइड में अभी हमने क्या बताया था, भर्जन ही करना है।
तो उसी प्रकार हम क्या कर देंगे, भर्जन कर देंगे। भर्जन के बाद अपचयन के बाद धातु मिल जाएगी और धातु क्या कर देंगे, शोधन कर देंगे। तो इस प्रकार प्यारे दोस्तों आपने समझ लिया होगा कि धातुओं जो होती हैं उनकी क्रियाशीलता के आधार पर हमने 3 पार्ट में बांट लिया है। कौन कौन सी, अधिक क्रियाशील धातुएं, मध्यम क्रियाशील धातुएं, कम क्रियाशील धातुएं। अधिक क्रियाशील धातुएं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम है, जबकि मध्यम क्रियाशील धातुएं जिंक, आयरन और लेड है यानी सीसा है, और कम क्रियाशील धातुएं कॉपर, एजी, एयू, प्लेटिनम यानी तांबा है, सिल्वर है, सोना है और प्लेटिनम है। तो ये आपकी हो जाएंगी, सीधे विद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर हमें 2 चीजें होंगी, या तो कार्बोनेट रूप में या तो सल्फाइड एसिड रूप में पाई जाएंगी। तो अगर कार्बोनेट होंगी तो निस्तापन करेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, सल्फाइड एसिड होगा तो भर्जन करेंगे। चाहे निस्तापन करो चाहे भर्जन करो, हमें धातु जो प्राप्त होगी एस को ऑक्साइड रूप में प्राप्त होगी, और ऑक्साइड रूप के धातु होगी उसका अपचयन कर देंगे। ऑक्सीजन, अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास हो जाएगा, अब शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी, उसका शोधन कर लेंगे। अगर सल्फाइड एसिड मतलब कम क्रियाशील है तो भर्जन डायरेक्ट होगा, धातु प्राप्त हो जाएगी, शोधन कर लेंगे। इस तरह हमें सारी प्रक्रम को अपनाना है। तो हम इन प्रोसेस जो आपके होते हैं, यानी जो धातु हम प्राप्त करेंगे, इन प्रोसेसों से हमें गुजरना होगा। और ये सारे प्रोसेस जो होते हैं उसी को हम कहते हैं धातु कर्म, उसी को हम कहते हैं धातु कर्म। तो आइए सबसे पहले हम धातु कर्म को समझ लेते हैं। ये 4 सारणी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं धातु कर्म की ओर। तो सक्रियता के आधार पर जब आपने पूरा सारणी आपने समझ ली है, तो उसके हम धातु को सीधे निष्कर्षण करने चल रहे हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे हम करेंगे। तो कैसे करने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा धातु कर्म को। अब धातु कर्म क्या होता है भाई, अयस्क से हमें शुद्ध धातु प्राप्त करनी है। शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए हमें कुछ कर्म करना पड़ेगा। भाई कुछ भी ऐसे तो मिल नहीं जाती, कुछ मुक्त अवस्था में मिल गई हैं, सभी तो मुक्त अवस्था में नहीं मिल रही। तो जो नहीं मिल रही उनके लिए हमें कुछ कर्म करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा वही कर्म है। बिना कर्म मिले कुछ नहीं मिलता है, इसलिए हमें कर्म करना पड़ेगा। तो देखो क्या करना पड़ेगा, धातुओं, हमने क्या बताया, धातु कर्म। धातुओं को उनके अयस्कों से शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रक्रमों से गुजरना पड़ता है। भाई बहुत सारे कर्म करने पड़ेंगे, अर्थात हम कह सकते हैं अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के प्रक्रमों को धातु कर्म कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। यानी अयस्क जो होते हैं उनसे शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो भी हम कर्म करते हैं उसी को हम कहेंगे धातु कर्म। धातु कर्म, भाई धातु के लिए हम कर्म कर रहे हैं, धातु प्राप्त करने के लिए कर्म कर रहे हैं, तो कहलाएंगे धातु कर्म। तो आप धातु कर्म समझ गए होंगे। अब धातु कर्म में आता क्या है, सबसे पहले हमें करना होगा अयस्कों का समृद्धिकरण, या फिर समृद्धिकरण को कहते हैं सांद्रण, या कह सकते हैं इनरिचमेंट ऑफ ऑर्स। यानी इनरिचमेंट ऑफ ऑर्स मतलब हमें क्या करना होगा, धातु का सांद्रण करना होगा। अब सांद्रण में होता क्या है, सांद्रण में हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे तो यानी अयस्कों का समृद्धिकरण या सांद्रण में क्या करेंगे, यानी इनरिचमेंट ऑफ ऑर्स में हमें क्या करना होगा, अयस्कों में, भाई अयस्क तो हमें मिल गया है, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियाँ यानी गैंग, यानी अशुद्धियाँ। आप देखो यहाँ से एक प्रश्न बनना है, गैंग किसे कहते हैं। तो यानी जो अयस्क होता है उसमें अनेक प्रकार की जो अशुद्धियाँ विद्यमान होती हैं, जैसे धूल है, कंकड़ है, चट्टाने हैं, वो जो उपस्थित होते हैं उसी को हम गैंग कहते हैं। और इन गैंग को पृथक करने को अयस्क का सांद्रण या अयस्क का समृद्धिकरण कहते हैं। यानी यही क्या हो जाएगा, अयस्क का समृद्धिकरण कहलाएगा। तो यानी गैंग क्या हो गया, जो अयस्क होता है उसमें कुछ धूल के कंकड़, मिट्टी आदि होती है। भाई मिट्टी से निकाल लें तो जाहिर बात उसमें मिट्टी के कण, धूल कण, पत्थर टुकड़े आदि होंगे, तो वही कहलाएंगी गैंग यानी अशुद्धियाँ। अब बात आती है पृथक्करण, तो भौतिक विधियों द्वारा इनको हम अलग करेंगे, रासायनिक प्रक्रम नहीं करेंगे, हम यहाँ पर भौतिक प्रक्रम करेंगे। भौतिक प्रक्रम द्वारा उसको हम अलग कर लेंगे। तो इस भौतिक प्रक्रम को अपनाने की सांद्रण की कितनी विधियाँ हैं, तो सांद्रण की विधियाँ हम कहेंगे 3 होती है। तो हम कहेंगे सांद्रण,
तो हम कहेंगे निम्न प्रकार की विधियाँ होती हैं। उन विधियों में अगर देखा जाए तो सबसे पहली विधि हमने कौन बताई, पहली बताई गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरी हमने बताई चुंबकीय पृथक्करण विधि और तीसरी बताई फेन प्लोन विधि। तो यानी मुख्यतः अगर देखा जाए अयस्कों का समृद्धिकरण, यानी समृद्धिकरण में क्या होगा, हमें धूल मिट्टी कण जो हैं उनको कुल मिलाकर अलग करना है, धुलना है, एक प्रकार से धुलना। जैसे हम मार्केट से आलू लाते, आलू में मिट्टी कण होते क्योंकि मिट्टी से ही आलू निकला है, मिट्टी से ही आलू, मिट्टी के अंदर आलू पनपता है, ऐसा फल होता है, ऐसा कंद होता है जो मिट्टी के अंदर होता है। मिट्टी से निकालेंगे तो मिट्टी लगी होगी, चाहे जितना आप उसको करो, तो उसको धुलना होगा। उसी प्रकार एक प्रकार से ये धुलना होता है। अब भाई ऐस तो पूरे डीले या टाइप के पूरे पिंड टाइप के प्राप्त होते हैं। उन पिंडों को सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ऐश को पीसना पड़ेगा। सबसे पहला प्रक्रम कौन अपनाना पड़ेगा, ऐश को पीसना पड़ेगा। तो जो ऐश को पीसेंगे, पीसने के बाद अब हमें इन प्रक्रमों को अपनाना होगा, इन प्रक्रमों को अपनाना होगा। तो हम सारी विधियों को समझते हैं। सबसे पहली विधि हम लिख लेते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। कौन हो जाएगी, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ये पहली लिखते हैं। क्या हो जाएगी, तो हम बताने चल रहे हैं आपको, हम बताने क्या चल रहे हैं, हमने आपको बताया कि सांधारण की विधियां मुख्यतः कितनी हैं, 3 हैं। कौन कौन सी है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन प्लोन विधि। यहाँ से आपको पहले थोड़ा समझा दें कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में हम उन अयस्कों का सांधारण करेंगे जिसमें अशुद्धियाँ यानी अधात्री यानी गैंग हल्का होगा। किससे, अयस्क से। बड़ा ही ध्यानपूर्वक समझना, अधात्री यानी अशुद्धियाँ जो हल्की होंगी, किससे, अयस्क से, उसको हम क्या करेंगे, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि जिसमें अयस्क चुंबकी होगा, अयस्क चुंबकी होगा, जबकि अशुद्धियाँ होगी उसमें चुंबकत्व का गुण नहीं होगा, तो हम इस विधि को अपना सकते हैं। और तीसरी विधि है, इसमें क्या होगा, अयस्क हल्का होगा अशुद्धियों से, अयस्क हल्का होगा अशुद्धियों से। तो हम तीनों प्रक्रमों को अपनाएंगे अपने अपने तरीके से। तो पहले हम समझ लेते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इसमें हमने क्या बताया है, इसमें जो अशुद्धियाँ हैं वो हल्की हैं, जो अयस्क है वो कैसा है, भारी है। बस इसी विधि को अपनाएंगे। यानी हम कह सकते हैं डेंसिटी यानी घनत्व के आधार पर कौन कौन से होते हैं। यह विधि अयस्क और उसमें उपस्थित अधात्री के अपेक्षित घनत्वों के अंतर पर निर्भर करती है। यानी उनका घनत्व कितना है, कौन हल्की है, कौन भारी है, कौन दृढ़ है। तो देखो इस विधि में हम क्या कहेंगे, इस विधि में बारीक पिसे हुए अयस्क को, यानी हमने बताया था सबसे पहले अयस्क को क्या करेंगे, बहुत ही बारीक पीस लेंगे बुरादे की तरह। तो हम अयस्क को पीस लिया है हमने, और जल की धारा में धोया जाता है। हमने बताया था एक प्रकार से इसमें भौतिक विधियों को अपनाया जाएगा जिसमें अयस्क को क्या करेंगे, धुला जाएगा। हमने भी बताया था मिट्टी से प्राप्त होंगे, कुछ मिट्टी के कण, धूल कंकड़ पत्थर आदि होंगे, तो उनको धुला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, धोया जाता है। और हल्का गैंग, हमने बताया था हल्का गैंग यहाँ पर क्या होगा, जल के साथ बह जाता है, तथा भारी अयस्क का शेष भाग जल में बैठ जाता है। इस विधि से उन अयस्कों का सांधन किया जाता है जिनका गैंग अयस्क से हल्का होता है, यानी अशुद्धियाँ क्या होंगी, हल्की होंगी। तो हमने पहले स्पष्ट कर दिया कि अगर हल्का होगी, अशुद्धियाँ हल्की होंगी, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। अगर अयस्क आपका चुंबकीय है, उनमें अशुद्धियों में चुंबकीय गुण नहीं है, तो कौन सी विधि, चुंबकीय विधि। और अगर अयस्क भारी है, अयस्क हल्का है, अशुद्धियाँ भारी हैं, तो हम अपनाएंगे फेन प्लोन विधि। तो हमने एक विधि को समझ लिया है। अब हम समझते हैं चुंबकीय और फेन प्लोन विधि, इनको समझ लेते। तो प्यारे बच्चों, आपने एक विधि को अच्छी तरीके से समझ लिया है। कौन सी विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। अब हम लेकर चलते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि में। चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या होगा, इसमें हमने बताया है अयस्क कैसा होगा, चुंबकीय होगा। तो कैसे होगा, तो देखिए हम समझते हैं कैसे होगा। तो हमने बताया अयस्क कैसा होगा, चुंबकीय, और चुंबकीय होगा तो देखो किस तरह होगा। तो हम कहेंगे
तो देखो यहाँ से पहले हम चित्र के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे, चित्र से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में। हमने दो रोलर लिए हैं, दो रोलर मतलब गोल गोल रोलर लिए हैं और इनके ऊपर ये पट्टा चढ़ा हुआ है। क्या है? पट्टा। और इसी पट्टे पर ऐश को हम बारी बारी से गिराते रहेंगे। ये एक डोंगा है जिससे हम क्या गिराएंगे? ऐश, पिसा हुआ ऐश इस पर गिरता रहे। जैसे आटे की चक्की में क्या होता है, रोलर चलते रहते हैं, उसमें क्या होता है, इसमें हम ऐसे पट्टा चढ़ाएं कि किनारे ना गिरे, मतलब उसके चारों तरफ नाली बनी ताकि ऐस बाहर ना गिरने पाए। और ये रोलर से क्या होगा, यहाँ से चलता हुआ यहाँ तक आएगा। और ये आपका चुंबकी रोलर है, जबकि ये चुंबकी नहीं, ये चुंबकी रोलर है। और चुंबकी होगा तो चुंबक की भांति इसमें चुंबक को आकर्षण करने की क्षमता होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा आकर्षण नहीं होता, बहुत हल्का आकर्षण होता है चुंबकत्व का। तो अगर चुंबकी अयस्क माने हम कह सकते हैं लोहे का अयस्क है अगर, तो हम कहेंगे चुंबकी होगा। तो इस प्रकार चुंबकी रोलर में क्या होगा, ये चुंबक में चिपक जाएंगे और चिपक कर फिर जब नीचे आएंगे तो ये गिर जाएगा, अयस्क गिर जाएगा भाई। उसमें हल्का चुंबकत्व का गुण है जिसके कारण चिपक कर नीचे गिर जाएंगे। तो इस प्रकार देखा जाए अयस्क अयस्क बाहर हो जाएगा, जो अशुद्धियाँ हैं मिट्टी के धूल कण कंकड़ वो यहीं पर गिर जाएंगे। तो इस प्रकार देखो एक अशुद्धियाँ अलग हो जाएंगी और अयस्क अलग हो जाएगा। इस तरह आपको इसको समझना है। तो हम देखो इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे तो हमने ये आपको प्रक्रम बताया, प्रक्रम आपने समझ लिया। अब इसकी भाषा जो आपने अभी हमने बताई थी चित्र में, उसी को बस लिख देना। देखो एक बात होती है, किसी भी हेडिंग को समझ लेंगे तो उसे अपनी भाषा में स्वयं लिख सकते हैं और बहुत ही बेहतर से लिख सकते हैं, किताब से भी अच्छा लिख सकते हैं। बस आपको वो प्रकरण समझ में आना चाहिए। हमने बताया दो रोलर होते हैं, मैग्नेटिक होता है, एक नॉन मैग्नेटिक होता है। ये इसमें चुंबकीय गुण नहीं होते, इसमें चुंबकीय गुण होते हैं। ऐसे डों लगा, यहाँ से ऐश निकलेगा, यहाँ ऊपर पट्टा चढ़ा, पट्टे से होता हुआ एक्स यहाँ तक आएगा। चुंबकीय गुण होने के कारण ये चिपक कर इधर गिरेगा, जबकि अशुद्धियों में चुंबकीय गुण नहीं हो तो वहीं पर गिर जाएंगी। इस प्रकार ये दोनों अशुद्धियाँ और अयस्क अलग हो जाएंगे। बस हो गया संदर्भ। तो देखो इसमें हमने यही लिखा है। क्या लिखा है देखो, आपको प्यारे बच्चों दिख रहा होगा, हमने क्या बताया। इस प्रक्रम में एक संयंत्र में दो रोलर होते हैं, दो रोलर हैं जिनमें एक रोलर कम चुंबकी है, एक कम चुंबकी होता है, गुण वाला होता है। इन रोलरों पर पट्टा चढ़ा होता है, पट्टा हमने चढ़ा दिया चारों तरफ, जिस पर पिसा हुआ ऐश गिरता रहता है। देखो पिसा हुआ ऐश गिर रहा है और पट्टे के सहारे चुंबकी रोलर के पास पहुंच जाता है। कौन पहुंच जाता है पट्टे के सहारे? चुंबकी। कौन पहुंच जाता है? अयस्क। क्या होगा? अयस्क। यानी ये जो अयस्क है, अयस्क चुंबकी रोलर के पास पहुंच जाता है और चुंबकी अयस्क और अशुद्धियां, मतलब हम क्या कहेंगे, चुंबकी अयस्क। भाई ये अयस्क कैसा है? चुंबकी है। और अशुद्धियां अलग अलग एकत्रित तो हो जाती हैं, जिससे अयस्क से अशुद्धियों का पृथक्करण हो जाता है। तो यानी हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम यहाँ अशुद्धियों को ही तो अलग कर रहे थे। बताओ अशुद्धियाँ अलग हो गई कि नहीं हो गई? और अशुद्धियाँ जब अलग हो जाएंगी, यही तो हम चाहते थे कि अशुद्धियाँ अलग हो जाएं और हम अयस्क को शुद्ध प्राप्त कर लें। ये आपकी हो जाती चुंबकीय पृथक्करण विधि। और तीसरी विधि हम लेकर चलते हैं, कौन? फेन प्लोन विधि। तीसरी विधि कौन है? तो हम कहेंगे फेन प्लोन विधि। फेन प्लवन विधि।
देखो फेन प्लोन विधि से हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं झाग प्लोन विधि, क्योंकि झाग यानी फेना जो होता है वो झाग ही तो एक प्रकार की होती है। झाग प्लोन विधि या फेन प्लोन विधि, दोनों हम कुछ भी कह सकते हैं। अब इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा करदम लेंगे। करदम मतलब एक पात्र बड़ा सा लेंगे, ये पात्र हमने ले लिया, पात्र ले लिया, और इसमें हम भर लेंगे जल। क्या भर लेंगे, जल। ये देखो आपका चित्र बन गया। ये करदम हमने एक ले लिया है, पात्र बड़ा सा ले लिया है, और इसी पात्र में हम क्या करेंगे, ये पात्र पूरा जल से हमने भर दिया है, पूरा पात्र हमने जल से भर दिया है। ये देखो हमने पूरा पात्र जल से भर दिया है, तो ये देखो हमने जल लिखा है। और ये जो ब्लैक रंग से हमने देखो ये ऐश पिसा हुआ ऐश डाल दिया है। साथ में हमने इसमें लाल रंग का क्या डाल दिया, तारपीन का तेल डाल दिया है। और ये एक हमने एक ऐसा संयंत्र बना रखा है जिसमें क्या होगा, इसमें हम वायु प्रवेश करेंगे। ये छिद्र है, इसमें अंदर जल के अंदर हमें क्या करना होगा, वायु प्रवेश कराना। अब वायु क्यों प्रवेश कराते हैं, तो जरा समझो, हमें क्या उत्पन्न करनी है, झाग। क्योंकि ये फेना है, ये फेना क्या है, ये एक प्रकार की झाग है। क्या है, झाग। झाग प्लोन विधि, तो हमें बनानी है झाग। यहाँ पर हमें झाग बनानी है। और झाग यानी फेना बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तारपीन का तेल हमने इसीलिए डाला है। जल में हम जब तारपीन का तेल डाल देंगे जिससे झाग बन जाएगी, और जब झाग बन जाएगी, झाग बनने के कारण क्या होगा, अब हमने क्या बताया, यहाँ पर क्या है, अयस्क हल्का है, अशुद्धियाँ भारी हैं। अयस्क हल्का है, अशुद्धियाँ भारी हैं। और अगर अयस्क भारी होता तो हमें अपनाना होता गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय होता तो चुंबकीय पृथक्करण विधि। यहाँ पर अयस्क हमारा हल्का है, अशुद्धियाँ इसकी भारी हैं, इसलिए हम इस प्रक्रम को अपना रहे हैं। अब ये बात आती है वायु क्यों प्रवेश करा रहे हैं। वायु इसलिए प्रवेश करा रहे हैं क्योंकि हम, जैसे आप घर में देखा होगा, हम कपड़े धुलते हैं, कपड़े धुलने के लिए पानी लेते हैं, पानी में हम थोड़ा सर्फ डाल देते हैं, डिटर्जेंट डाल देते हैं। डिटर्जेंट डालने के लिए मतलब निरमा जो डालते हैं, और उसको हम डालकर पहले घोलते हैं, कस के घोलते हैं। जब घुल जाता है तो उसमें झाग बनने लगती है। बताओ, घोलने पर ही झाग बनी है। लेकिन यहाँ तो बहुत भारी कदम है, क्योंकि हम एक औद्योगिक रूप से अगर जब करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेना होगा, बड़ा पात्र। तो अब यहाँ हम इसको चला नहीं सकते, घुमा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, वायु प्रवेश करेंगे। और वायु का एक गुण होता है, वो जल में नहीं रहेगी, बाहर निकलेगी। और बाहर निकलेगी तो पूरा पानी खौलने लगेगा, मतलब एक तरीके से हिलने लगेगा। और हिलने के कारण क्या बन जाएगी, झाग बन जाएगी। क्या बन जाएगी, झाग बन जाएगी। ये देखो झाग बन जाएगी। क्या बन जाएगी, झाग बन जाएगी। ये बन जाएगा फेना। ये झाग बन जाएगी यानी फेना बन जाएगा। अब इस झाग में चूंकि हमारा अयस्क यहाँ पर क्या है, हल्का है, और हल्का है जिसके कारण ये बाहर आएगा, और ये झाग जो है बाहर निकलने लगेगी। और बाहर एक जगह हम इस झाग को एकत्र कर लेंगे। ये झाग को हम एकत्र कर लेंगे, और इसी झाग में क्या है, अयस्क। इसी झाग में अयस्क है। और अशुद्धियाँ जो होंगी, अशुद्धियाँ क्या होंगी, वो नीचे बैठ जाएंगी। अशुद्धियाँ जो है नीचे बैठ जाएंगी। बड़ी ही आसानी से आपको समझना है। हमने एक करदम लिया है, करदम में हमने क्या किया, जल भर लिया है, जल में तारपीन का तेल डाला है, साथ में पिसा अयस्क डाला है, वायु प्रवाहित की है, ये पानी हिलने लगेगा, बन जाएगी फेना यानी झाग। झाग चूंकि अयस्क हल्का है, हल्का होने के कारण, हल्का होने झाग के साथ अयस्क आएगी, पूरी झाग को हम एकत्रित कर लेंगे, उसी झाग में सुखा लेंगे तो अयस्क प्राप्त हो जाएगा। अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाएंगी क्योंकि अशुद्धियाँ इसकी भारी हैं। बस इतना ही आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखो जरा, हम क्या कहेंगे,
तो फेन प्लोन विधि आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा। फेन प्लोन विधि कैसे समझा, हमने आपको पूरे चित्र को समझाया कि किस तरह इसमें होती फेन प्लोन विधि। और फेन प्लोन विधि क्या होता है, इस विधि में ऐश को एक करदम, करदम मतलब एक पात्र है बड़ा सा, में भरते हैं तथा उस करदम को जल से भर लेते हैं। पूरा जल भर लिया है हमने, तथा तारपीन का तेल टर्पेंडो ऑयल ले लेते हैं और उसमें डाल देते हैं और तत्पश्चात वायु प्रवाहित करते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, वायु प्रवाहित करेंगे, वायु आएगी और वायु आकर क्या करेगी, इन छिद्रों से बाहर निकलेगी, इन छिद्रों से बाहर निकलेगी, वायु बाहर निकलेगी और फिर क्या होगी, वायु प्रवाहित करने से पानी पिसा हुआ आयस एक ही में मिल जाते हैं। भाई ये पानी पूरा हिलने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, फेना यानी झाग बन जाती है, फेना यानी झाग बन जाएगी और उस झाग में अयस्क हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता है, किसके साथ, झाग के साथ, जिससे अलग करके सुखा लेते हैं। भाई हमने देखो ये झाग को अलग कर लिया, इससे हम सुखा लेंगे, सुखा करके अयस्क अलग हो जाएगा तथा अशुद्धियाँ गैंग, अशुद्धियाँ जो होती हैं भारी होने के कारण नीचे बैठ जाती हैं और अशुद्धियाँ अलग हो जाएंगी। इसी को हम कहते हैं फेन प्लोन विधि। तो यानी आपने देखा अयस्क को सांधन करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, यहाँ पर हमने अयस्क को सांधन कर लिया है। अब हमें क्या करना होगा, अयस्क से हमें शुद्ध धातु प्राप्त करनी है, तो अब हमें रासायनिक प्रक्रम अपनाना होगा। तो यानी हमें भर्जन और निस्तापन अपनाना होगा। यहाँ पर हम भर्जन निस्तापन आपको बताएंगे, लेकिन तो प्यारे बच्चों आपने इन तीनों विधियों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया। यहाँ तक आपने विजिट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये आप लोग नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करिए, ताकि वीडियो को जो अगर शेयर करते हैं तो साथ में अन्य लोगों का भी भला होता है। और साथ में अगर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन मत भूलना, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हम जब वीडियो आपको भेजें तो आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।